गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करा रही हूँ। आपके 39 चैप्टर है प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम। अब देखो, आपको डायग्राम में यहाँ दिख रहा है कि इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो सब किस में आती हैं, आपके प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम में। और इसमें कुछ आपको ऑर्गन के नेम भी दिए हुए हैं और कुछ उनसे जो चीज़ें रिलीज़ होती हैं, जो निकलती हैं, वो भी यहाँ पे प्रतिरक्षा तंत्र में या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती हैं। अब देखो, ये जो सिस्टम है या ये जो तंत्र है, इसका मेन जो आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट या जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि जैसे मान लीजिए विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या फिर कोई पैरासाइट्स हैं, जब वो हमें इन्फेक्शन करते हैं तो इन्फेक्शन करने पे हमारा शरीर उनसे फाइट करता है या लड़ता है, उनको मारने की कोशिश करता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस जहाँ पर होती है या जिनके द्वारा होती है, तो वो जो ऑर्गन्स हैं वो सब मिला के क्या कहलाते हैं, इम्यून सिस्टम। यानी एक पूरा सिस्टम हो गया जिसमें कि आपको कुछ ऑर्गन्स भी मिलेंगे और उन ऑर्गन्स से कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको इम्यून सिस्टम देखना है जिसमें ऑर्गन और उनसे निकलने वाली चीज़ें हैं वो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं या इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती हैं। तो ये मेन फंक्शन होता है किसका, इम्यून सिस्टम का। उसके बाद में देखो, दूसरी चीज़ अपने को देखनी है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा। अब ये एक हमारी बॉडी का कैरेक्टर है, एक गुण है जिसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। जैसे यहाँ लिखा भी है, इम्यूनिटी मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि उस इन्फेक्शियस डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करना। और इसके जो एजेंट हैं, एजेंट मतलब जो इसको फैलाते हैं डिजीज़ को, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। फिर उसके बाद में हमारे फूड से रिलेटेड कई चीज़ें आती हैं, केमिकल्स हैं, पोलन है, ट्यूमर सेल्स हैं। तो ये सब एजेंट हैं जिनसे कि हमारी इम्यूनिटी कम होती है या इम्यूनिटी उससे लड़ने का काम करती है। क्यों? क्योंकि वो डिजीज़ देते हैं। फिर उसके बाद में इस पूरे में जो सिस्टम काम आता है उसमें ऑर्गन्स हैं, फिर कुछ सेल्स हैं हमारे पास में, कुछ केमिकल्स भी हैं, जैसे इम्यून मॉलिक्यूल्स है तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है तो वो वहाँ पे काम में आती है। फिर इस पूरी चीज़ में इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि हमें पता लग जाता है हमारी बॉडी को कि ये एंटीजन एंटर कर रहा है और इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं, अनुक्रियाएं आती हैं, तो वो इसमें चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद में इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी क्या है कि ये इसमें हम एक तरह की ब्रांच है जिसमें ये सारा इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। फिर देखो, एक मीनिंग और है इम्यूनोलॉजी, जो अभी आपने बताया, मुझे बताया कि ये ब्रांच है। तो इसमें जैसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि हम इसके अंदर इम्यूनिटी या इम्यूनिटी से रिलेटेड उसके एजेंट या डिजीज़ या उनकी जो इतने भी प्रोसेस हैं, इन सब की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इम्यूनिटी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, जैसे आपकी बॉडी में वो आपकी बुक जो है उसमें दे रखा है फ्री फॉर्म फॉर फ्री ऑफ बर्डन, यानी कि किसी भी चीज़ से या कारकों से सुरक्षा प्रदान करना है। और यहाँ जैसे एग्जाम्प्ट लिखा हुआ है, यानी कि इन एजेंट्स को डिस्ट्रॉय करना। तो यहाँ पे सबसे जो अगर अपन वैसे देखें तो इम्यूनिटी मीन्स द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी उसी तरीके से यहाँ पर है। फिर उसके बाद में देखो, जो ये इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी को स्टार्टिंग में सबसे पहले जिसने करी थी वो थे लुई पाश्चर। तो अगर अपन ओल्ड के हिसाब से देखें तो फादर ऑफ इम्यूनिटी जो है वो कौन है, लुई पाश्चर। लेकिन उसके बाद में इसमें काफ़ी काम जो है वो किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने। तो हम आजकल जो आधुनिक है तो
मॉडर्न फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हम किसको मानते हैं, एडवर्ड जेनर को। और इन्होंने वैक्सीनेशन किया था तो हम इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखना कि नेम आपको देना है। तो अगर ओल्ड का आता है फादर ऑफ इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजी तो आप लुई पाश्चर कहेंगे, और मॉडर्न में आता है तो हम कौन कहेंगे, एडवर्ड जेनर। उसके बाद में आप देखो आपके बुक में एक कंसेप्ट दिया हुआ है, सकल्पना दी हुई है, स्वयं एवं पराय की सकल्पना, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो आपको यहाँ पे देखो डायग्राम में दिख रहा है कि सेल्फ मतलब हमारी और नॉन सेल्फ मतलब बाहर की, फॉरेन, या फॉरेन मतलब बाहर जो कारक है वो चीज़ क्या कहलाती है, नॉन सेल्फ। अब यहाँ पे देखो जो पहली है, अगर हमारी खुद की चीज़ है तो हमारी कोई भी सेल उसके प्रति कोई भी अनुक्रिया नहीं दिखाएगी, यानी नो रिस्पॉन्स। वहीं पे अगर नॉन सेल्फ या फॉरेन या बाहर की कोई चीज़ आ रही है जो कि हमें हार्म पहुंचा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हमारी जो सेल है वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिखाएगी, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन सेल्फ। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट है कि बाहर की चीज़ जो हमें हार्म पहुंचा रही है, ये ध्यान आपको जरूर करना है, उसको तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। लेकिन हमारी खुद की सेल्स या हम बाहर से कोई आ रही जो हमें हार्म नहीं पहुंचा रही है तो उसको हमारी बॉडी किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचाएगी। अब देखो इसमें एक चीज़ यहाँ दी हुई है कि जैसे मान लीजिए आजकल कई लोगों के कुछ ऑर्गन ख़राब हो जाते हैं तो उसकी जगह दूसरे ऑर्गन लगाए जाते हैं, स्पेशली जब किडनी या वृक्क है उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो उस समय क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी जैसे ही शरीर बदलता है तो अलग हो जाती है, तो जब हम किसी और के शरीर का अंग अपने बॉडी में लगाते हैं तो उस समय जो है हमारी बॉडी उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उस समय भी हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ और नॉन सेल्फ की कैटेगरी में रखते हुए ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं जिससे कि बाहर वाली सेल को भी हमारी जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय ना करे। तो ये वैसे तो है ही कंडीशन, लेकिन इसके अलावा इस स्थिति में ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। अब देखो अपने पास दूसरा है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा के प्रकार। और यहाँ पे हमारे पास में दो तरीके की है। फर्स्ट है इनबॉर्न, या इसको बोलते हैं इन्नेट, या हिंदी में अपन कह सकते हैं सहज, प्राकृतिक या आनुवंशिक प्रतिरक्षा, जो कि हमें बाय बर्थ, हमारे जन्म के समय हमें मिलती है। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी है उसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं, यानी कि पहली हमें जो डिफेंस या सुरक्षा की जो पंक्ति मिलती है वो कौन सी होती है, इनबॉर्न। और जो दूसरी होती है उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड और स्पेसिफिक, या हिंदी में उपार्जित या जीवन काल में विकसित प्रतिरक्षा। तो ये हमें बर्थ के बाद में किसी भी थ्रू, चाहे वो हम केमिकल के थ्रू लें या इंजेक्शन के थ्रू लें, किसी भी थ्रू लें, तो जब हम बाहर से कोई लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड। और इसमें जैसे मान लीजिए कि बाहर के साथ साथ फिर हमारी इंटरनल भी जो इम्यूनिटी है वो भी उसमें हेल्प करती है। अब देखो हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है कि ये जो इम्यूनिटी है वो एक तो होती है ह्यूमरल और एक होती है सेलुलर। तो ह्यूमरल में हम जो बी लिम्फोसाइट है उससे जो भी केमिकल्स वगैरह निकलते हैं उनको यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होती है, तरल अवस्था में होती है। और जो दूसरी है सेलुलर, इसमें हम टी लिम्फोसाइट्स यूज करते हैं, और यहाँ पर सेल, यानी कि एक तरह से आप मान लीजिए कि ये सॉलिड स्टेट में होती है, या यहाँ पर जो भी चीज़ है वो सेल से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर। अब देखो पहले अपन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं कि जो इनबॉर्न है या जिसे अपन नेचुरल इम्यूनिटी कह रहे हैं, तो वो अपने को बाय बॉर्न मिल रही है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसके 4 टाइप हैं। जैसे फर्स्ट है, इसमें है आपका फिजिकल बैरियर, फिर उसके बाद में है सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम,
शारीरिक अवरोध या पूरक तंत्र। फिर तीसरा है भक्षाणविक या सेलुलर फैगोसिटिक बैरियर। और फोर्थ है इन्फ्लेमेटरी या प्रदाह अवरोध। तो ये 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल बैरियर। और फिजिकल बैरियर में हम यहाँ पे ऑर्गन की बात करेंगे, और इसको जो फिजिकल बैरियर या शारीरिक अवरोध है इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोटेक्टिव लाइन। और इसमें आपके 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है स्किन या त्वचा, और त्वचा में आप देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एपिडर्मिस और डर्मिस हैं। और इन एपिडर्मिस और डर्मिस में बहुत सारी सेल्स हैं, जो कि सेल्स हमारे इन पैथोजन को या रोगजनक की एंट्री करने में रोकने का काम यहाँ पर करती हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको जो है केराटिन दिया हुआ है। आप स्किन की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो। तो केराटिन एक प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है इसके कारण हमारी स्किन कैसी हो जाती है, वाटरप्रूफ, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जल रोधी हो जाती है, जिससे कि पानी अंदर एंटर नहीं कर। अब देखो एक तो केराटिन हो गया, उसके बाद में यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और ये भी हेल्प करते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे ऑयल ग्लैंड जो आपने स्टडी में जब स्किन करी थी तब थी, और ये जो इनसे एक स्पेशल टाइप का सीबम निकलता है। तो ये जो सीबम है, इस सीबम में लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड्स होते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर उसके बाद में पीएच जो होती है वो यहाँ की 3 to 5 होती है, यानी एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। और इस अम्लीयता पे या इतनी कम पीएच पे भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं, जिनसे कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंसेक्ट है वो काटता है, या किसी और वजह से अगर स्किन में कोई चीज़ प्रवेश करती है तो वो उसको यहाँ पर रोकने का काम करते हैं। उसके बाद देखो सेकंड है अपना श्लेष्मा झिल्ली या म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली है, ये आपको अधिकतर जो ऑर्गन्स हैं जैसे रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं, पाचन से रिलेटेड हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो यूरिन से या एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ से रिलेटेड हैं। तो उनके अंदर स्किन में एक, या आप कह सकते हो उनकी वॉल में एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जिसे बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मा झिल्ली। और इससे भी एक लिक्विड रिलीज होता है, जिसे अपन श्लेष्मा या म्यूकस बोलते हैं। अब ये जो है इसके अंदर भी आपको सबसे पहले तो देखो सीलिया। तो सीलिया क्या होते हैं, सीलिया बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये जो है जितने चाहे आप मान लीजिए कि डस्ट पार्टिकल है, या ये मान लीजिए कि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं या वो सारी चीज़ें हैं, तो उनको बाहर निकालने की, जैसे नाक में अगर आती है तो पहली बार वो एंटर नहीं करने देती हैं, और एंटर कर गए तो उनको बाहर निकालने का काम करती हैं। उसके अलावा जो ये म्यूकस है, इस म्यूकस में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, तो वो भी क्या करता है, इसको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम यहाँ पर करता है। तो इस तरीके से जो है अपने म्यूकस काम में होता है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे जो तीसरा है वो कौन सा है, शारीरिक स्त्राव या फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब इस में अपने पास में जैसे स्किन है, तो स्किन से पसीना निकलता है, या जिसे आँखें हैं तो आँखों में से आंसू निकलते हैं। तो इस तरीके के जो तरल हैं, ये तरल भी जो हैं इनमें एंजाइम होता है, और कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जिसकी वजह से जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए अपने जो स्टमक है, तो स्टमक में भी गैस्ट्रिक जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, HCl भी एसिडिक हो गया तो वो भी जो है डिस्ट्रॉय करता है। फिर उसके बाद में जो है कई तरीके का, जैसे मिल्क है, तो मिल्क में भी जो है लैक्टो पेरोक्सीडेज और एंजाइम होता है। तो ये भी क्या है कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मारने का काम करता है। तो इसमें आपके आंसू आ गए, सलाइवा आ गई, जो नाक से अपने निकलता है, ये कुछ बॉडी फ्लूइड हैं, ये भी क्या करते हैं। और इवन जितने
एक्सक्रीटरी हैं उनमें भी, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि फीमेल्स में भी जो वेजाइनल एसिड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर यहाँ पीएच है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलेगी। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में पूरक तंत्र या कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। अब ये जो पूरक तंत्र है जिसमें कि आपको 30 टाइप के प्रोटीन्स का एक ग्रुप मिलेगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हो ना, C1, C2, C3, C4, इस तरीके से जो है आपको 30 प्रोटीन्स का यहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन मिलके जो है इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और इसमें जो है C3 सबसे ज़्यादा भी मिलता है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है। अब ये जो है ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ब्लड है, तो अगर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है तो उस समय जो है यहाँ पे ब्लड क्लॉट कर दिया जाता है ताकि जो भी पैथोजन है वो जल्दी से मूव ना करे। तो ये इस तरीके से जो है किसी भी पैथोजन को रोकने का काम करते हैं। उसके अलावा जो ये मान लीजिए कि हमारे बॉडी में बहुत सारी WBC हैं, जैसे न्यूट्रोफिल हैं, मैक्रोफेजेज हैं, तो ये भी क्या करती हैं, इन चीज़ों को मारने का काम यहाँ पर करती हैं। उसके बाद में अब देखो इसके बाद में जो तीसरा है वो कौन सा है, भक्षाणविक अवरोध या सेलुलर फैगोसिटिक। अब यहाँ पे देखो मैं कुछ आपको सेल्स बता रही हूँ जो WBC हैं वैसे देखा जाए तो अब जैसे मान ली न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, मैक्रोफेजेज है, NK सेल्स हैं। तो ये सारी जो सेल्स हैं, ये सारी सेल्स यहाँ पे हेल्प करती हैं फैगोसिटिक यानी किसी भी चीज़ को खाकर नष्ट करना या उसको डिस्ट्रॉय करना। तो ये यहाँ पर है। और ये जो प्रोसेस करती हैं उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फैगोसिटिक या भक्षण करना, उसको ख़त्म करना। अब यहाँ पे जैसे फैगोसिटिस जो है उसकी क्रिया आ जाती है। अब यहाँ पे कुछ अपन प्रोसेस जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखो डायग्राम में आप कि किस तरीके से कोई भी पैथोजन है या ऑर्गेनिज्म है या केमिकल है वो जब हमारी बॉडी में अंदर एंटर करता है तो एंटर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है। फिर लाइसोसोम जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो लाइसोसोम है जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो वो एंजाइम्स इसके साथ मिलके जो भी इसमें चीज़ है उस चीज़ को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो और डिस्ट्रॉय करने के बाद में ये पूरा लाइसोजाइम बन जाएगा, जो आपको पता है एक सुसाइडल बैग होता है, और फिर वो बॉडी से वहाँ पर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे किसी भी इन्फेक्शन को या किसी भी रोगजनक को या किसी भी पैथोजन को इस तरीके से जो है फैगोसिटिक या फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर प्रोसेस है। अब देखो इसमें फिर फोर्थ है प्रदाह अवरोध या जिसे बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। अब यहाँ पे देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो पहला वाला है उसमें किसी तरीके की इंजरी हुई और इंजरी के कारण कोई भी हार्मफुल, चाहे पैथोजन हो, चाहे कोई केमिकल हो, चाहे कोई टॉक्सिक हो, वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। और एंटर करने से यहाँ पे इस तरीके से आपको सूजन दिखाई दे रही है या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दिखाई दे रही है। तो ये जो स्वेलिंग है, इसी स्वेलिंग को, जैसे मैंने आपसे पूछा भी था कि स्वेलिंग में क्यों अच्छी मानी जाती है, तो ये इसका कारण मेन यही है कि ये जो जितना भी कोई भी नेगेटिव चीज़ है उस चीज़ को यहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसको आगे एंटर नहीं होने दिया जाए। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आप देखो कि स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस बढ़ रही है, ब्लड का फ्लो है वो फ्लो बढ़ रहा है। और WBC जो सेल्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो है मास्ट सेल्स हैं, फिर बेसो सेल्स हैं, ये जो है स्पेशल टाइप के जो हैं केमिकल्स यहाँ निकालते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिस। ये दोनों जो केमिकल हैं इनसे यहाँ की जो सेल हैं
उन सेल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि उनका साइज बढ़ जाता है, वो हर चीज़ को एब्जॉर्व करने लगते हैं, जिससे कि उनका साइज बढ़ता है। और साइज बढ़ने से ये जगह कैसी दिखाई देने लगती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और फिर यहाँ पे जो प्लाज्मा के अंदर सीरम होता है, वो जो सीरम है उसके अंदर भी ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से जो बैक्टीरिया है या जो भी टॉक्सिक है उसको वहाँ पर नष्ट किया जाता है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव है, जिससे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी जहर को, पॉइजन को नष्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ आज आपको इस वाले उसमें मैंने एक स्टार्ट करा दिया है। अब जो सेकंड वाली है उसके अंदर अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी करेंगे। ओके, थैंक यू।